नमस्कार। आज राइट एंगल के जरिए हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे एंड वो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब एक पिक्चर देखा। जो हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एंड जो अमेरिका का जो रक्षा मंत्री, उनको बोलते हैं डिफेंस सेक्रेटरी, जो लॉयड ऑस्टिन, उनका एक फ़ोटो था एंड वो दोनों को दी वे दे हैड एम्ब्रेस्ड ईच अदर। जब कोई स्ट्रैटेजिक स्फीयर में बात होता है, आई मीन वेदर इट इज़ फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग, और जब कभी देश विदेश के बीच जब कोई चर्चा होता है, ये माना जाता है कि एक की जो बॉडी केमिस्ट्री एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक दर्शाता है सब हमारा जैसे विश्लेषक लोगों को, हमको अगर जो शब्द जो वो बोलते हैं उसके बियॉन्ड जाके कुछ चर्चा करना पड़ता है और कुछ बोला जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो जो उनका जो चीज़ नहीं बोला जाता है लेकिन इम्प्लाइड होता है, जो समझने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये सब चीज़ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कभी कभी दो देश का कभी आप संपर्क पर अभी कभी कि कोई इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू पर आप अगर चर्चा करेंगे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसमें एक ये आधार होता है बॉडी केमिस्ट्री। आप देखोगे क्या ये बॉडी केमिस्ट्री से पता लगता है कि हमारा जो इंडिया एंड अमेरिका के बीच जो रक्षा पर जो कोऑपरेशन हो रहा है, कि जो सब चीज़ हो रहा है, उसके बारे में हमारा संवाददाता जो डिजिटल मीडिया में तो हमारा अंशुमान ने किया होगा, आपने देखे होंगे उसका रिपोर्ट। बट हम उसके बियॉन्ड थोड़ा सा जाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो मैंने जैसे बोला कि ये जो बॉडी केमिस्ट्री से जो पता चलता है कि कैसे वी आर ऑन द राइट पाथ, जो रोल में कैसे चल रहा है। एंड उसमें क्या होता है, जब कोई इंडिया अमेरिका का जब सिक्योरिटी कोऑपरेशन का बात आता है, तो ये जो कोई बात वो नया बात नहीं है। एक्चुअली ये जो वाजपेयी साहब का टाइम में ये एक नया डायरेक्शन दिया गया था एंड उसको मनमोहन सिंह साहब जब हुए यूपीए, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से निभाया। तो ये एक कंटिन्यूटी चल रहा है। तो हम सुन रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका बड़ा पावरफुल डेमोक्रेसी है, हम दो मुल्कों के बीच जो संपर्क होना चाहिए, तो वो संपर्क कुछ कमी थी तो उसको और सुदृढ़ करना पड़ेगा, तो वो बोला जाता है। तो इट इज़ नॉट ए न्यू थिंग, बट द पॉइंट इज जो सब प्रॉमिस किया जाता है, जो सब एक्सपेक्टेशन जो होता है, तो क्या होता है कि इनवेरिएबली जब आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट आता है, आप देखते हैं कि जो सब हमारा नेता लोग बोलते हैं, प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो पेस में कि जो मोमेंटम में वो चलना चाहिए वो चल नहीं पाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो उसको बोलते हैं क्योंकि वो कभी भी जब जाते हैं कुछ चैलेंजेस पैदा होते हैं। तो इसमें आप अब देखेंगे ये जो चैलेंजेस इंडिया और अमेरिका के बीच जब हम डिफेंस कोऑपरेशन का बात कर रहे थे, क्या था एंड वो कहाँ तक दूर हुआ है एंड क्या बाकी है, ये है बेसिक पॉइंट जो मैं आपको एलाबोरेट करना चाहता हूँ। अब देखिए क्या है, पिछले 15-20 साल से हम जब आप जानते हैं कि इंडिया एक लार्जेस्ट बायर ऑफ आर्म्स है दुनिया का। वो बीच में सऊदी अरेबिया हो गया था, बट पिछले साल फिर इंडिया फिर हो गया नंबर 1। तो ये कोई गर्व का बात नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र विदेश से खरीदते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है, ये जो अस्त्र शस्त्र हम खरीदते हैं, अभी तक क्या होता है, यहाँ से लगभग पहले तो 80% था, ये कम हो के अभी 60% भी जो है हम रसिया पर निर्भर है, डिपेंडेंट। रशियन वेपन्स आर्म्स ये पर होता है। तो उसको ये नंबर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी क्या करते हैं कि
ये जो पिछले 15-20 साल से क्या हुआ है, दो चीज़। एक तो मोदी साहब जब आए उसके बीच ये एक पर्टिकुलरली ये चीज़ पर ध्यान दिया गया है। नंबर वन कि कभी भी कोई भी कंट्री जब वेरी पावरफुल होना चाहता है, देन वो क्या कम से कम रिलाई करना चाहिए ऑन फॉरेन वेपन्स। आपको आत्मनिर्भरशील होना चाहिए। तो इसीलिए अभी क्या है, आपने सुने होंगे जो ये एनडीए सरकार का, जो मोदी सरकार जी का, और आपने रक्षा मंत्री बार बार ये बोलते हैं कि हमारा कि मेक इन इंडिया। सो उसके लिए काफ़ी कदम लिए गए हैं। एंड पर्टिकुलरली ये जो पिछले 2 साल में 3 साल में रादर पिछले 3 साल में पर्टिकुलरली जब राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगा, तो अब देखिए ना, काफ़ी जो आइटम्स जो आता था उसको कट कर दिया गया। इन्होंने अभी सरकार का ये नीति है कि 60% to 70% वो चीज़ जो हम खरीदते अभी खरीदेंगे नहीं, वो देश में बनेगा, हम इसको लेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये जो हम जो बोलते हैं कि लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द आर्म्स, उसमें तो ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ेगा। एंड जब आप आत्मनिर्भरशील बनेंगे, देन आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, ये पड़ेगा, वो सब बात है। दूसरा बात क्या हुआ है कि अभी जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है रसिया पर, उसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जाएगा। एंड वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस में अमेरिका एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी हमारा जो संपर्क घनिष्ठ टू घनिष्ठ हो रहा है, जो इंडो पैसिफिक कंसेप्ट है, हम क्वाड का मेंबर्स हैं, तो हमारा काफ़ी चीज़ जो अभी एमर्ज होके आया है, जो ये दोनों देशों के बहुत करीब लाया है, उसमें क्या होगा कि दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर डाइवर्सिफिकेशन इन द प्रोसेस। डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस इन द सेंस फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स और लेसनिंग द एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन रशिया। हम नहीं बोलते हैं कि रशिया को बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन भाई 80% से जो है वो तो कोई ये एक कोई वांछनीय स्थिति तो नहीं था, तो वो स्थिति को तो आपको सुधारना पड़ेगा। तो अभी तो 60% है, बट कम से कम इसको और भी 20% 30% तक लाना है। तो ये प्रोसेस में हमारा जो दोस्ती अमेरिका से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्या है, एंड इन दी प्रोसेस मैंने जैसे बोला है कि मोमेंटम चला है 15-20 साल से, तो हमने अभी क्या किया है कि अमेरिका से पिछले 15-20 साल में हमने काफ़ी सामान भी खरीदे हैं। लगभग मेरा ख्याल में 20-25 बिलियन डॉलर्स का वर्थ हमने लाए हैं। लेकिन क्या होता है अमेरिका के साथ जब होता है, उसमें 2 प्रॉब्लम्स हुआ है। 2 प्रॉब्लम्स ये क्या होता है कि जैसे रशिया के साथ हमारा इतना संपर्क घनिष्ठ क्यों हुआ था। इट इज़ नॉट दैट वी आर बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम देम। वो क्या करता था कि एक चीज़ होता था कि रशियन जहाज, सपोज कोई भी रशियन जहाज है कि शिप है कि सबमरीन है, उसको क्या करते थे रशिया वालों ने परमिशन दे देता था कि आप इंडिया में भी इसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। उनका जो इंडिया रशिया कोऑपरेशन के बीच, जैसे वो मिग और द सुखोई, ये सब चीज़ क्या, वो सब रशियन जहाज है, लेकिन वो रशियन जहाज को हम इंडिया में बना सकते हैं। ये जो चीज़ था वो अमेरिका से वो नहीं आ पाता था, बिकॉज वो जो को प्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग वो कभी हो नहीं रहा था। एंड देन सेकेंड थिंग क्यों नहीं हो रहा था कि इसमें क्या है, जैसे रशिया और फॉर दैट मैटर अभी फ्रांस भी अभी राजी हो गया है, जर्मनी, इंसिडेंटली जर्मनी का भी रक्षा मंत्री अभी हमारा दिल्ली में है, वो भी हमारा रक्षा मंत्री जी के साथ अभी बात कर रहे हैं। बट बात ये कि ये जैसे कंट्री सब हैं, वो क्या होता है, समथिंग इम्पोर्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप को प्रोड्यूस कैसे करोगे, को प्रोड्यूस तब करोगे जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे। एंड ये अमेरिका के साथ क्या होता था कि वो अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए हेजिटेंट था। वो तो भाई डिसीजन तो लिया गया था, वो तो बोलते हैं कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलते हैं उनका देश का, आप उनका स्ट्रैटेजिक पेपर देखोगे, हमारा स्ट्रैटेजिक रिव्यू देखोगे, सब बोलते हैं कि वी मस्ट कम क्लोज टुगेदर एंड वी शुड डू दैट। बट एक्चुअली डिस्पाइट दैट
इट इज़ और इट वाज नॉट बीइंग डन। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमेशा एक चैलेंजिंग इशू रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। जब हम बोलते हैं को प्रोडक्शन ऑफ दिस डिफेंस आइटम, चाहे जहाज है, चाहे आपका लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से कि सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से, ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। फॉर्चुनेटली क्या हुआ है, एंड इसलिए मैं पर्टिकुलरली हमारा रक्षा मंत्री जी को पर्टिकुलर ही डिजर्व्स एक्स्ट्रा प्रेज। इन्होंने क्या किए हैं अभी 2-3 साल में, इस चीज़ पर इतना एम्फासिस दिए थे कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि ये जो मसला सॉल्व हो जाएगा, कि अमेरिका राजी हो जाएगा, कि आज इट इज अमेरिका और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट है दैट इज कॉल्ड DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड अरेंजमेंट। बट उसमें यही मैंने मेन प्रॉब्लम हुआ था, वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। आपका पेपर में तो है, बट देन इफेक्टिवली ऑन द फील्ड वो नहीं हो पा रहा था। एंड राजनाथ सिंह जी का ये जो टेन्योर में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात हुई। आपने कल जो देखा होगा, आज भी पेपर में निकला है कि हमारा जो तेजस जो एयरक्राफ्ट जो हम खुद बना रहे हैं, उसका जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक वाला से आता था। बट वो जनरल इलेक्ट्रिक क्या करता था, वो इंजन डायरेक्ट देते थे। वो बोलते हैं कि आप ये इंजन इंडिया में नहीं बना पाओगे क्योंकि हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। बट अभी ये डिसीजन लगभग हो गया है कि अभी जो तेजस 2 के लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन होगा वो ये इंडिया में को प्रोड्यूस होगा। एंड देन क्या होगा कि उसके लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अमेरिका करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट उपलब्धि है। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये हमारा एक डिफेंस मिनिस्टर है। आई एम नॉट सेइंग दैट उनका जो प्रेडिसेसर नहीं तो मैंने वो कोशिश नहीं किए होंगे, ज़रूर कोशिश किए होंगे, बट इनका जो परसेवरेंस से ये मेरा ख्याल में ये फ्रक्टिफाई हो रहा है। जो फॉर्मली इसके बारे में जो अनाउंसमेंट होगा, जब हमारा प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं जून 3rd वीक में अमेरिका गस्त में, ये सब चीज़ पूरा क्लियरली आएगा। लेकिन ये जो अमेरिका की जो एग्री किया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफ़र होगा, मैं जैसे बोलता है कि हमारा DTT है, उसमें क्या होता है, इसमें है कि आपको को प्रोड्यूस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड देन आप को टेस्टिंग करते हो। चलिए कोई वेपन्स है कि कोई प्लेटफॉर्म है, वेपन प्लेटफॉर्म है, उसका टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। एंड 4th थिंग इज़ दैट समथिंग कॉल्ड MRO, दैट मीन्स आप देखते हुए जैसे हम लोगों का गाड़ी होता है तो वर्कशॉप होता है, भाई इसका रिपेयर, ओवरऑलिंग, मेंटेनेंस। तो अभी क्या होता है कि अमेरिका जानते हैं कि उसका दुनिया का हर प्रांत में उसका जहाज है, ये हैं, वो है। तो अभी क्या होता है कि इवन इंडिया में जो MRO फैसिलिटीज़ होगा, वो नॉट ओनली इंडिया का हमारा वेपन्स एंड वेपन प्लेटफॉर्म को वो काम करेगा, इवन विदेश से, इवन अमेरिका वालों का भी आके वो MRO, ये वो हमारा इंडिया ने MRO में जो इस्टेब्लिशमेंट्स होगा उसमें भी वो भी उनको भी वो डील करेगा हमारा जो MRO लोग। ये जो DTT जो पेपर में था, मैंने जो बोला कि द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो DTTI जो पेपर में था, वो मेरा ख्याल में 4-5 साल पहले हुआ था, ये अभी प्रतिफलित हो रहा है 2023 में। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। एंड उसमें क्या होगा, इन द मीन टाइम आपने और भी देखा, बट देन उसके लिए हम करेंगे, हमारे पास अभी समय नहीं है। अब जिस मोदी गवर्नमेंट ने और भी 3 बड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ किया था, जो अमेरिका का हमेशा डिमांड था कि सपोज आप जानते हैं कि हमारा बहुत एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज जैसा भी हो रहा है, हमारा आर्मी, अमेरिका आर्मी के बीच, हमारा एयरफोर्स उनका एयरफोर्स के बीच, हमारा नेवी उनका नेवी के बीच। तो वो एक बोलते हैं कि जब हम तो उनका कोई अलायंस पार्टनर नहीं, अमेरिका का कोई नाटो पार्टनर टाइप नहीं है, बट हमको नाटो पार्टनर टाइप ऑफ स्टेटस देने के लिए इंडिया, अमेरिका हमेशा बोलता था। बट उसको बोलते हैं कि 3 वेरी फंडामेंटल उसके लिए एग्रीमेंट्स होता है।
और वो एग्रीमेंट्स पहले मोदी सरकार से पहले कोई भी जो सरकार करने के लिए राजी नहीं था। ये एक होता है इनका लॉजिस्टिक्स के पर, सपोज हमारा अमेरिका का कोई जहाज़ इंडियन ओशन के थ्रू जा रहा है, वो ख़राब हो गया, उसका मेंटेनेंस के लिए कोई ये आ सकते हैं कि रिपेयर के लिए इंडियन बंदर में आके वो कर सकते हैं क्या? वो पहले परमिशन नहीं दे रहा था। वो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, इट इज़ नोन एज लेमुआ। बट देन इन्होंने 2016 में मोदी सरकार का ये पहला, ये जो उनका जो डिमांड था हमने मान लिया था। दूसरा सिमिलरली था, 3 फंडामेंटल एग्रीमेंट था पूरा कंप्लीटली आने के लिए। मेरा ख्याल में ये 3 एग्रीमेंट अगर हमने नहीं किए होते तो अभी जो अमेरिका जो विलिंग कर रहा है कि ये जो को प्रोड्यूस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये मेरा ख्याल में नहीं होता, क्योंकि ये फंडामेंटल ये जो 3 एग्रीमेंट्स है, जैसे मैंने बोला अभी लॉजिस्टिक का, सेकेंड था उनका इट वाज कॉल्ड COMCASA। इसे बेसिकली जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होता है, सपोज आप वेदर आप एक अमेरिका का कोई जहाज़ आप खरीदते हैं कि अमेरिका और इंडिया अभी मिलके कोई एक प्लेटफॉर्म यहाँ बनाएंगे, तो एवरी जहाज़ का क्या होता है, एवरी जो सिस्टम होता है, चाहे वो लैंड सिस्टम है, एयर सिस्टम है, सी सिस्टम है, ये एवरी जो प्लेटफॉर्म उनका एक कम्युनिकेशन फैसिलिटी है। तो सपोज अमेरिका का कम्युनिकेशन जो फैसिलिटी एंड इंडिया का जो कम्युनिकेशन का जो फैसिलिटी, उसके अंदर अगर तालमेल नहीं होता तो आप तो को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, को डेवलप नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, कि इवन इन ऑपरेशनल टाइम, सपोज कोई क्राइसिस टाइम में, कोई वार का टाइम में, आप कैसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे दोनों के बीच, अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर आपका कुछ तालमेल नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2018 में मोदी सरकार ने कहा, एंड 2020 में वो कहते हैं इंटेलिजेंस नो शेयरिंग, दो स्पेस वाला स्पैटियल इंटेलिजेंस नो शेयरिंग एक सिस्टम। तो वो जो 3 जो फंडामेंटल एग्रीमेंट ये मोदी सरकार ने किया है। एंड ऐसे जैसे मैंने बोला कि जो लास्ट एग्रीमेंट वो राजनाथ सिंह जी का टाइम में हुआ 2020 में, तो ये जो ग्राउंड तैयार हो गया। एंड अभी जो इनका जो एग्रीमेंट हुआ है कि हम करेंगे, अभी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके को प्रोड्यूस, को डेवलप एंड को टेस्टिंग करेंगे, वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट उपलब्धि है। लेकिन तो मैं जाने से पहले एक चीज़ पॉइंट आउट करके जाऊंगा, वो है अभी भी एक मेन चैलेंज है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जब हमारा प्रधानमंत्री जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट वो इसी गस्त में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट लेकिन इस पर हमको इंडिया के तरफ से ज़रूर परस्यू करना पड़ेगा रिलेंटलेसली। क्या होता है, अमेरिका का उनका एक अपना सब लॉज होता है। इनका जो डोमेस्टिक लॉज वो इतना सिवियर होता है, फॉर इंस्टेंस कि सपोज हमने कोई एक चीज़ को को डेवलप किए हैं, और फॉर दैट मैटर हमने कोई एक अमेरिकन सिस्टम को हमने खरीदे, लेकिन हम इसको कोई दूसरा कंट्री को जब बेचेंगे, और फॉर दैट मैटर हम अगर कोई वार लाइक सिचुएशन होगा, हम इसको जब यूज़ करेंगे, अगर उनमें अमेरिकन सिस्टम है, देन उनका परमिशन लेना पड़ेगा। एंड उसमें जो परमिशन है, सपोज कोई अमेरिका में चला जाएगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन तो दे दिया भाई आप इंडिया में करोगे, लेकिन उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई भी एक ऑर्डिनरी अमेरिकन, सपोज कोई म्युनिसिपल कोर्ट के पास भी चला जाएगा, बोलना ये हमारा है, हमारा ये नहीं बंद करना चाहिए, एंड वो कोर्ट अगर उसको रोक देगा, इट इज़ लाइक सम, हम कोई बहुत बड़ा हमारा विदेश नीति में और कुछ वार हो रहा है, हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं, इट इज़ लाइक आवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फॉरगेट अबाउट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इवन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई ऑर्डर दे देगा वो रद्द हो जाएगा, आप कर नहीं सकते हो। तो ये भी एक दूसरा मेन चैलेंज है। इसीलिए आप वो एक अलग विषय है। हम लोग अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस में नॉट ओनली यूएस, ये फ्रांस एक कंट्री वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज उसका इतना स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है।
तो इसीलिए आप देखिए फ्रांस ने भी काफ़ी हमारा इंडियन डिफेंस फील्ड में उसका काफ़ी कोऑपरेशन बढ़ा है। वो एक चर्चा हम और एक दिन अलग से करेंगे। लेकिन जब अमेरिका के साथ का बात हम कर रहे हैं, ये एक मेन चैलेंज है एंड ये चैलेंज को भी ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे अगर फ्रांस कर सकता है, अगर रसिया कर सकता है, अमेरिका क्यों नहीं कर सकता है? वो तो हमारा अभी परम मित्र है, हम डेमोक्रेसी हैं। वो मैंने जैसे बोला कि हमारा ये चल रहा है कि वी आर, जैसे ऑस्टिन साहब ने बोले कि वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। हम जब इंडो पैसिफिक का बात करते हैं, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, ओपन, इंक्लूसिव, फ्री, इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेंगे दुनिया का ओनली इंडिया एंड अमेरिका। एंड ये जो सेंचुरी जो हमारा है 22nd सेंचुरी 21st, इसमें यही दो कंट्री बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन होगा फॉर द ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर ये बात है देन ये भी चैलेंज जो है, ये चैलेंज को ओवरकम और दूर करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।